दोस्तों अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड के बारे में हम बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे जो है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली 11th क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो है फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी 11th जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। इसमें जो है इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी और 6G कॉपरेशन पर जोर दिया गया है। तो इसमें हमने क्या क्या बताया भाई? तो इसमें हमने बताया जो है इस मीटिंग्स में जो है 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है। कौन से नंबर की है? 11वें नंबर की है। और इसमें जो बात हुई है किस पे हुई है? इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी के बारे में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में और 6G कॉपरेशन पे जोर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड क्या है। क्वाड का मतलब क्या होता है? तो क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि इसमें 4 देश शामिल हैं। इंडिया है, यूएसए है और जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। यह एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है, कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स इसका जो है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, स्टेबल, प्रॉस्पेरियस एंड रेजिलियंट इंडो पैसिफिक तथा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बढ़ावा देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो है मेजर एम है। और इसमें जो इवोल्यूशन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशन, इसमें जो होता है पूछता है पेपर में। तो सबसे पहले जब इसको इवोल्यूशन कब हुआ है? इवोल्यूशन इसका हुआ था 2004 में, यानी कि बना कब था? 2004 में। और इंडियन सुनामी के बाद जब, यानी कि जब इंडियन ओशियन में जब सुनामी आई थी, तो उसके बाद क्या किया गया था? बना था। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है यह मैप में आप देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल टाइप के चतुर्भुज के तरीके का है ये। और यहाँ पे जो है 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है, 35% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो क्वाड है जो है 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी क्वाड में जो है 24% पॉपुलेशन रहती है और 35% इसकी जीडीपी है और 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ध्यान दीजिएगा भाई। और इसमें जो 4 देश हमने जैसे बताया है, इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और 2004 में बनाया था। कब बना था? इंडियन सुनामी के आने के बाद। और जो है 2007 में क्या हुआ था? 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने फॉर्मल डायलॉग का प्रस्ताव किया। इसके बाद क्या हो गया? क्वाड इनएक्टिव हो गया, यानी कि जो है 2007 के बाद क्या हुआ था? क्वाड जो था इनएक्टिव हो गया। 2017 में क्या किया गया था? इसको पुनर्जीवित किया गया। इंडो पैसिफिक में बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के बीच इसको रिवाइवल किया गया, यानी कि जब इंडो पैसिफिक ओशन में क्या हो गया, जो है चाइना का दबदबा बढ़ने लगा, तो फिर क्या किया गया? इसको जो है एक्टिव किया गया। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, रिसेंट जो है अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स किए गए हैं, क्या क्या पहले हुई हैं अभी जो है। यानी कि इसमें जो पहल की जो बात हो गई है, इसमें जो है इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स, यानी कि इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स में जो है इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी की बात की गई है। यानी कि पैसिफिक आइलैंड फोरम कंट्रीज को जो है अंडर सी केबल से कनेक्ट करने का लक्ष्य है इसमें जो है। यानी कि जो हमारे पैसिफिक आइलैंड फोरम कंट्रीज हो गई, जैसे फिजी हो गया, सुआ हो गया, तुवेलू हो गया, तुकालू हो गया, जितने भी जो आइसलैंड कंट्रीज हैं, इनको क्या करना है? जोड़ना है। और फिजी में क्या करना है? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से। और जो है दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है यहाँ पे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। ये यूपीएससी में पूछ सकता है कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव को किसने स्टार्ट किया है, किसने लॉन्च किया है? तो इसको किया है जो है क्वाड ने। किसने लॉन्च किया भाई? क्वाड ने किया है। और जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, कि रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना इंडियन ओशियन रीजन का प्रारंभिक फोकस है। इसमें पायरेसी जो होती है, चोरा चोरी डकैती, इलीगल फिशिंग हो गया और अनलॉफुल एक्टिविटीज से जो निपटने में मदद करेगा ये। और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें जो क्वाड के जो पार्टनर्स हैं, जैसे उसमें क्या करना है? एनर्जी सिक्योरिटी क्वाड पार्टनर्स में क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी करना है, एनर्जी का मैनेजमेंट करना है, पॉलिसी कोऑपरेशन करना है, इंटरनेशनल मार्केट को एनालिसिस करना है, इमरजेंसी को रिस्पॉन्स करना है। ये सब क्या करेंगे? सहयोग से करेंगे। अगला देखते हैं जो है क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क।
तो इसमें बताया गया है जो है कि लगभग 20 बिलियन डॉलर इनिशिएटिव करेंगे माइनिंग पर, प्रोसेसिंग पर, रिसाइकलिंग पे, सप्लाई चेन रेजिलियंस पे, यानी कि जो ईवी, बैटरी, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी के लिए जो महत्वपूर्ण है। और अगला इसमें जो टॉपिक है जो है नेक्स्ट, जो 6G जनरेशन है, यानी कि नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कोलैबोरेशन, यानी कि 6G डेवलपमेंट पे बात करेंगे। यानी कि जो है यहाँ पे जो है 6G जो नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पर कॉपरेशन करेंगे। अगला क्या है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, यानी कि कोस्ट गार्ड लेड इनिशिएटिव, यानी कि मैरीटाइम अनलॉफुल एक्टिविटीज को एड्रेस करने का उद्देश्य। अब ध्यान दीजिएगा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि इंडिया के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, चाइना जैसे सिग्नल सोर्स डिपेंडेंस को कम करने में मदद करे, जैसे चाइना जैसे सिंगल सोर्स डिपेंडेंस को कम करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए ईवी बैटरीज होगी, सेमीकंडक्टर हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी हो गई जो है ना। तो इसलिए क्या करेगा क्वाड जो है यहाँ या इंडिया यहाँ से ही जो है अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लेगा। मेरी टाइम सिक्योरिटी जो है इंडियन ओशियन में हम जानते हैं जो है कि पायरेसी होती है, चोरी होती है, इलीगल फिशिंग हो रही है, मैरीटाइम थ्रेट्स हो रहा है, इन सब में क्या होगा, निपटने में सहयोग करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्यों महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछता है पेपर में कि इंडिया के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, दूसरा हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और तीसरा हो गया भाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे जो है आइसलैंड कंट्रीज के साथ इंडिया कनेक्टिविटी बढ़ती है और महासागर रीजन को सपोर्ट मिलता है। डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई, जैसे मान लीजिए जो है सिक्योर सब सी केबल्स हो गए, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, साइबर वल्नरेबिलिटीज घटाएंगे, डिजिटल क्रेडिट को सपोर्ट करेंगे। और हो गया एनर्जी सिक्योरिटी, यानी क्लीन एनर्जी कॉपरेशन से इंडो पैसिफिक की एनर्जी रेजिलियंस बढ़ सकती है। और अगला है जो है HADR, यानी कि जो है ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ फंड, यानी कि इसके लिए क्या करना है हम, इससे क्या होगा, इससे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ में कोऑर्डिनेशन क्या होगा, मजबूत होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वाड हैज स्ट्रेंथेंड इंडो पैसिफिक रेजिलियंस बाय प्रोवाइडिंग ओवर 15 मिलियन फॉर पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड एनहेंसिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स। यानी कि क्वाड क्या कर रहा है, 15 मिलियन खर्च कर रहा है इस पे जो है, ध्यान दीजिएगा 15 मिलियन खर्च कर रहा है किस पे है, 15 मिलियन डॉलर हेल्थ कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर जो है, और एनहेंसिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स पे। और एग्जाम्पल के तहत पे जो है 2025 में होनोलुलु टैबलेट टॉप एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग वर्किंग ग्रुप्स कैन इम्प्रूव कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू द हेल्थ इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर। यानी कि जो है 2025 में होनोलुलु जो टैबलेट टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से क्या किया गया जो है, हमने जो है एक तरीके से सहयोग स्थापित किया जो है हेल्थ इमरजेंसीज और नेचुरल डिजास्टर को लेकर के जो है। तो अगला देखते हैं दोस्तों चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस क्या जो है, मतलब इस समय जो है क्या क्या मतलब जो है क्वाड चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हो गई है इस समय, सभी 4 देशों की प्रायोरिटीज समान नहीं है। इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है। तो यूएसए क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन विद चाइना में लगा हुआ है। आउकस फैक्टर हो जाता है, यानी कि डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी हो गई, डिक्लाइनिंग फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक हो गया, आउकस वर्सेस क्वाड हो गया। यानी कि जो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके का आउकस अरेंजमेंट यानी क्वाड से स्ट्रेटेजिक अटेंशन को डाइवर्ट कर सकता है। नो परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है क्वाड में, यानी कि कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका जो है ट्रीटी ऑब्लिगेशन नहीं है, डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म नहीं है। इससे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा जो है लिमिटेड ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है, जो है फाइनेंसिंग कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए जो फाइनेंसिंग कांस्टेंट है, लार्ज स्केल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त कोऑर्डिनेटेड फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर की कमी है जो है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, डिफिसिट होता है, यानी कि इनिशिएटिव अनाउंस होने के बावजूद ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन कई बार धीमा रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा जो है क्वाड को लेकर के। तो अगला देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिफिसिट भी हमने देखा अभी जो है। अब देखते हैं आगे की राह क्या है, यानी कि बी अहेड क्या है। तो बी अहेड में जो है दोस्तों 2+1 मॉडल की बात की गई, यानी कि 2+1 डेवलपमेंट कॉपरेशन की बात की गई है। यानी कि जो है इसमें 2 क्वाड कंट्रीज प्लस 1 बेनिफिशियरी कंट्री, यानी कि छोटे और टारगेटेड प्रोजेक्ट को तेजी से लागू किया जा सकता है। जैसे जो है AAGC को रिवाइव करना है, यानी कि जैसे इसमें क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को जो है
यानी कि जो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को मजबूत करके इंडो पैसिफिक से अफ्रीका तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। और जो है क्या है, और यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे जो है एशियन और पैसिफिक आइसलैंड फोरम के साथ कॉपरेशन करना, यानी कि रीजनल ऑनरशिप और इंक्लूसिविटी को बढ़ेगी। इससे जो है बेटर फाइनेंसिंग, यानी कॉर्ड कंट्रीज की डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी, बैंक्स और पीपी को मोबालाइज करना चाहिए। मेजरेबल आउटकम्स है दोस्तों, तो मेजरेबल आउटकम करना चाहिए। तो मेजरेबल आउटकम्स में जो हर इनिशिएटिव के लिए टाइमलाइन और परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स और पीरियोडिक रिव्यू तक तय होने चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम क्वाड में सुधार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं ब्रिक्स के बारे में। दोस्तों अगला टॉपिक है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे, यानी कि जो है ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। तो ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण जो है इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, जिसमें जो है प्रमुख इमर्जिंग इकोनॉमिक शामिल होती हैं। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करना है, डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ मजबूत करना है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना है, ग्लोबल साउथ के हितों को आगे रखना है, वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और UNSC में रिफॉर्म्स की मांग करना है। यानी कि जो है अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ब्रिक्स का मतलब होता है कि ग्लोबल साउथ के बड़े देशों का कॉपरेशन प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों समझते हैं कि जो है ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ब्रिक्स की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, एक इकोनॉमिक्स थे जो है, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे जो है, उनका नाम था जिम ओ'नील ने 2001 में जो है ब्रिक्स शब्द को दिया था। और ब्रिक में जो है 4 वर्ड थे जो है, B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ब्राजील में जो है ब्रिक्स में जो है 4 वर्ड थे, 4 देशों का समूह था पहले, जिसको हम ब्रिक के नाम से जानते थे। 2009 में जो है पहला ब्रिक्स समिट होता है। यह ब्रिक्स समिट रसिया में हुआ और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद क्या होता है, ब्रिक को हम ब्रिक्स बोलते हैं। यानी कि जो है ब्रिक्स इक्वल टू ब्राजील, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स के जो है 3 मुख्य पिलर्स हैं। यानी कि ब्रिक्स जो है ब्रिक्स कॉपरेशन मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के बारे में, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, यानी कि व्यापार, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट आदि में सहयोग। तीसरा है कल्चरल, यानी कि कल्चर का मतलब होता है कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाई, यानी कि कल्चरल हो गया, एजुकेशन हो गया, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट आदि। यानी कि जो है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो है ब्रिक्स के 3 पिलर्स हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चर, पीपल टू पीपल। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ब्रिक्स 2026 क्यों महत्वपूर्ण है? तो 2026 में जो है भारत ब्रिक्स प्रेसिडेंसी कर रहा था। इसी दौरान क्या हुआ कि 16th जो ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होती है, कहाँ पे होती है? इंदौर में होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो है अभी जो है ब्रिक्स की जो है 16वीं जो है जो मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? इंदौर में हुई है ना। तो ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी थीम रही है दोस्तों जो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा जो इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है थीम में जो है। अच्छा, ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन में क्या क्या था जो है ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन में जो बात की गई है दोस्तों, उसमें जो बात की गई है उसका जो मुख्य फोकस था कि जो है फूड सिक्योरिटी को ध्यान देना है, फार्मर वेलफेयर की बात करनी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होनी चाहिए, एग्रीकल्चर ट्रेड पे बात हुई है, डिजिटल एग्रीकल्चर पे भी बात की गई है। और जो फार्मर्स के लिए जो बात की गई थी यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, फार्मर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहल की गई थी उसमें कहा गया था जो है कि फार्मर्स को सिर्फ जो है फूड प्रोड्यूसर्स नहीं बल्कि ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस बायोडाइवर्सिटी प्लस सीड हेरिटेज के कस्टोडियंस हैं के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया जो है। यानी कि ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर राइट्स इन सीड सिस्टम जो है, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो है कि अभी हाल ही में जो है ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर राइट्स इन सीड सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दे सकता है, ब्रिक्स दे सकता है, क्वाड दे सकता है जो है ना, कुछ भी दे सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको ब्रिक्स ने लॉन्च किया है जो है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
और जो है यह ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम लॉन्च करने की यहाँ पे बात हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जो दोस्तों क्या है कि फार्मर्स के सीड राइट्स की प्रोटेक्शन करना है, इंडिजीनियस नॉलेज की प्रोटेक्शन करना है। इस फोरम को मुख्यतः वर्चुअल मोड में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और इंडिया में कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो इंडिया में जो कोऑर्डिनेट करेगा जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। तो यानी कि जो अथॉरिटी है जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट जो अथॉरिटी है, ये क्या करेगी जो है इसकी अथॉरिटी होगी, यही जो है कोऑर्डिनेट करेगा इसको जो है। और यह जो है पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यह पीपीवी एफआर एक्ट से संबंधित है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है आपका जो है ब्रिक्स एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉपरेशन। यानी कि जो है हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉपरेशन में क्या बात हुई है। जो है एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉपरेशन में जो मूल बात हुई है जो है यहाँ पे जो है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात हुई है। यानी कि यहाँ पे जो है प्रपोज्ड ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज को सपोर्ट किया गया है। पर्पज क्या है इसका? एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ावा देना है। यानी कि जो है ब्रिक्स को अगेन किया गया है। यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है ब्रिक्स अगेंस्ट एग्रो इनपुट्स जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यहाँ पे जो है एग्रीन का मतलब होता है एग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। यानी कि जो है यहाँ पे जो फोकस है मुख्यतः वो सीड्स पे है, जेनेटिक रिसोर्सेज पे है, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे है। उसके बाद जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो है BIS की गई है, जो है BAIS ब्रिक्स एग्रीकल्चर बेसिक एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। तो मेंस में आप इसको लिख सकते हैं जो है, यानी कि यह एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है। अगला क्या है? अगला जो है BARP है, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो बात की गई है दोस्तों, इसे जो है नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में मजबूत किया जाएगा। तो अगला है दोस्तों क्लाइमेट रेजिलिएंट रीजनरेटिव फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके जो माध्यम से दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो है यहाँ पे आज क्या है, आज एग्रीकल्चर की बड़ी समस्या है कि क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, हीट हो गई, अनसर्टेन रेनफॉल हो गई जो। तो इसलिए ब्रिक्स ने क्या किया है कि नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आर्कियोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है इसको जो है ब्रिक्स ने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना है आपको दोस्तों। जो है इसमें इसका जो उद्देश्य क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंस करना जो है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना जो है। एनएसीएल कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो इसका जो एनएसीएल जो कोऑर्डिनेशन करेगा कौन करेगा जो है ICR करेगा, यानी कि इंडियन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च जो है जो मोदीपुरम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो कहाँ पे है? मोदीपुरम में है। ध्यान दीजिएगा भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो है ये भी हो गया आपका टॉपिक। जो है अगला जो टॉपिक है जो है घियास, यानी कि जो है यहाँ पे जो घियास की बात की गई है इस एन FAO डिजाइनेशन 2002। यानी कि जो है इसका जो फुल फॉर्म है घियास का, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। यह जो है FAO का डिजाइनेशन है। कब शुरू किया गया था? 2002 में शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रिजर्व करना। इस सिस्टम में शामिल है दोस्तों, इस सिस्टम में शामिल है ट्रेडिशनल फार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, लोकल नॉलेज, फार्मर्स लाइवलीहुड्स। और इंडिया के 3 गियास हैं जो है, जैसे कौन कौन से भाई? तो एक को जो है कुट्टूनाड है जो कि केरल में है। तो ध्यान दीजिए कुट्टूनाड कहाँ पे है? केरला में है। कोरापुट में है जो है, उड़ीसा है कोरापुट में जो है। पंपोर जो है जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान दीजिएगा 3 हमारे यहाँ जो गियास हैं जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भाई? जिसको बोलते हैं ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इनिशिएटिव्स। यानी कि जो है गियास के माध्यम से हम क्या करेंगे जो है एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करेंगे। अगला दोस्तों क्या है? अगला है जो है डिजिटल एग्रीकल्चर। डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है जो है, तो यानी कि जो है डिजिटल एग्रीकल्चर में कैसे क्या होगा? तो डिजिटल एग्रीकल्चर में जो बात की गई ब्रिक्स में जो है एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी जोड़ दिया गया है। यानी कि जो फोकस है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जैसे कि हमने DPI देखा अभी जो है। और जो है डिजिटल कनेक्टिविटी पे भी बात की गई है, जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है ना। और ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की भी बात की गई है। यानी कि जो है दोस्तों इनिशियली कोऑर्डिनेट कौन करेगा? IIT दिल्ली करेगा। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा जो है, आईआईटी दिल्ली करेगा, पेपर में पूछ सकता है जो है ना। तो कौन कोऑर्डिनेट करेगा भाई एग्रीकल्चर को, तो आईआईटी दिल्ली करेगा। अब अगला देखते हैं जो है ब्रिक्स। तो यानी कि ब्रिक्स को जो कॉइन किया गया था, कब किया गया था, जेम्स ओ'नील ने भी, जैसे हमने पहले बताया था, है ना। इसके जो है 3 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ब्रिक्स हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी की बात की गई है इसमें जो है, और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, यानी 3 पिलर ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द ब्रिक्स, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। यानी कि जो है इसका जो एम है जो है, रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता है अप्रोक्सीमेटली 49.5%। तो 49.5% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, यानी कि जो है 49.5% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, ब्रिक्स। और 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, तो कितना करता है, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 49% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अराउंड 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो 26% जो है ग्लोबल ट्रेड जो है, ट्रेड को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। 42% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड को प्रमोट करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। 42% ऑफ वर्ल्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आप जब ब्रिक्स से संबंधित कोई भी जो है मेंस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में अगर मेंस में अगर आता है तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पे। जो अगला टॉपिक है फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे जो फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है हमें। फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन में क्या हुआ था दोस्तों कि जो है इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स आए थे। इससे जो है 2 चीज़ें बनी थी। एक बना था एनडीबी, जिसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, एनडीबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई में, जो 2014 में एनडीबी की स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा। और 100 बिलियन अनऑथोराइज कैपिटल रीजनल ऑफिस है कौन, इंडिया में। कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है इसका जो है, 100 बिलियन करेंसी प्रोवाइड करवाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो है यहाँ पे जो एनडीबी है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में पूछ सकता है कि एनडीबी की जो स्थापना हुई है कब हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो है जो ये फोर्ट लेजर जो डिक्लेरेशन, फोर्ट लेजर जो सहारे कहाँ पे है, तो पूछ सकता है पेपर में, जो डिक्लेरेशन हुआ था कहाँ पे हुआ, फोर्ट लेजर कहाँ पे भाई, तो फोर्ट लेजर जो है ब्राजील का एक शहर है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और इसलिए जो है अक्सर फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन से जोड़ करके पूछा जाता है। तो हम जानते हैं एनडीबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे भी बताया हमने, शंघाई में, जो कि चाइना में है। और जो इसकी अथॉराइज्ड जो कैपिटल है कितनी है जो है, यूएसडी 100 बिलियन, यानी भारत में इसका रीजनल ऑफिस भी है। और अब हम देखते हैं जो है कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सीआरए, तो कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो होता है फोर्ट लेजर फ्रेमवर्क के तहत दूसरा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जो है। इसमें जो बात की गई थी, इसमें जो है यानी कि 2 इंस्ट्रूमेंट थे जो है, यानी कि पहला क्या था जो है, पहला था एनडीबी, दूसरा क्या है, सीआरए। यानी तो सीआरए क्या होता है लगभग दोस्तों, तो सीआरए में जो है लगभग 100 बिलियन करेंसी स्वैप सेफ्टी नेट है। मतलब कि अगर मेंबर कंट्रीज को, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मेंबर कंट्रीज को जो है एक्सटर्नल फाइनेंशियल प्रेशर और लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो सीआरए एक फाइनेंशियल सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अच्छा दोस्तों, तो यानी कि जो है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो जो है कितने मेंबर हैं जो है ब्रिक्स में, सॉरी ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, तो 5 ओरिजिनल मेंबर थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। न्यू मेंबर कौन कौन से जुड़े हुए हैं, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है और इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया जो मेंबर बना है, इंडोनेशिया हैज बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है पहला मेंबर है जो कि ब्रिक्स का मेंबर बना है। सऊदी अरेबिया हैज नॉट टेकन फॉर्मल डिसीजन ऑन मेंबरशिप, अभी तक सऊदी अरेबिया ने डिसीजन नहीं लिया है। अब दोस्तों देखते हैं जो है कि सेक्रेटरीट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, किसका, ब्रिक्स का। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स का जो है कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। तो अब अगला टॉपिक दोस्तों देखते हैं जो है कि रेलेवेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया, यानी कि जो है ब्रिक्स का जो है भारत के लिए क्या रेलेवेंस है, क्या जो है इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ब्रिक्स जो है इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
तो पहला जो यहाँ पे बात आती है जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है। ध्यान दीजिएगा, एडवांसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि जो है भारत ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ में लीडरशिप मजबूत करता है और साथ ही भारत क्वाड और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी कॉपरेशन करता है। तो इससे भारत की जो स्ट्रेटजी हो गया है वो मल्टी अलाइंड होती है। ध्यान दीजिएगा जो है यहाँ पे जो भारत की स्ट्रेटजी होगी कैसी हो जाती है जो है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो भारत किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय सभी प्रमुख पावर के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, और इससे क्या हो रहा है, इंप्रूविंग इंडिया चाइना रिलेशंस, यानी कि जो है रिलेवेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया में जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है इंप्रूविंग इंडिया चाइना रिलेशन, यानी कि भारत और चाइना के बीच जो टेंशंस है जो है फिर भी ब्रिक्स जो है दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है। यानी कि भाई भारत और चाइना के बीच काफी कन्फ्लिक्ट है जो है फिर भी ब्रिक्स क्या करता है, दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है। जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ दोस्तों तो 2024 में जो है कजान ब्रिक्स समिट में जो है मोदी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी और यह लगभग जो है 5 साल के गैप के बाद हुई थी। और तीसरा है दोस्तों जो है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में क्या है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ न्यू ब्रिक्स मेंबर लाइक ईरान एडेड से कनेक्टिव डायमेंशन, चाबार पोर्ट एंड INSTC। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, चाबार पोर्ट है, एक INSTC है। यानी कि दोस्तों जो है ब्रिक्स के लिए नए मेंबर्स में ईरान का शामिल होना जो है इंडिया के लिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो उसके इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट हैं चाबहार पोर्ट और INSTC जो करता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस का मतलब होता है कि भारत जो है ब्रिक्स के माध्यम से जो है IMF रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स, ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म, डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की मांग को आगे बढ़ा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो गवर्नेंस है जो भारत ब्रिक्स के माध्यम से जो है IMF में रिफॉर्म कर सकता है, वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म कर सकता है, ग्लोबल फाइनेंशियल में भी रिफॉर्म कर सकता है, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उसमें जो है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है कि मांग को भी बढ़ा सकता है। यानी कि जो है इंडिया की जो बेसिक डिमांड है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक बनाया जाए। तो अगला दोस्तों है जो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि जो है ड्राइविंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ब्रिक्स में जो है कॉपरेशन के लिए AI होगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिनटेक होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी हो जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है। तो इंडिया के लिए फायदा क्या है, तो इंडिया के लिए फायदा दोस्तों ये है कि भारत जो है अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को ग्लोबल साउथ में शेयर कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि जो भारत क्या कर सकता है जो है शेयर कर सकता है ग्लोबल साउथ में अपने जो है डिजिटल DPI और AI फिनटेक और स्पेस टेक्नोलॉजीज को जो है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अगला देखते हैं दोस्तों स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी में क्या है जो है, सिक्योरिटी में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिक्स एक्सपेंशन के बाद जो है ऑयल गैस क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि जो ऑयल हो गया, गैस हो गया, क्रिटिकल जो मिनरल हो गए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑयल हो गया, गैस हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए तक इंडिया की एसेस बढ़ सकती है। साथ ही जो है रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन भी बढ़ सकता है। और चैलेंजेस क्या क्या हैं दोस्तों इंडिया के लिए, देखते हैं चैलेंजेस फॉर इंडिया विद इन द ब्रिक्स। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो चैलेंज है एंटी वेस्टर्न इमेज। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों कि जो है क्या है, एंटी वेस्टर्न इमेज। तो एंटी वेस्टर्न इमेज जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है मेंस का है, ये जो है अब जो है ये मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है जो है मेंस के में चैलेंज क्या क्या हो पूछे जाते हैं। तो अब ब्रिक्स एंटी वेस्टर्न न बन जाए, है ना। तो इंडिया के सामने चैलेंज क्या है कि ब्रिक्स जो है वो एंटी वेस्टर्न न बन जाए, यानी कि भारत चाहता है कि ब्रिक्स इक्वल टू नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म, यानी कि ब्रिक्स जो है क्योंकि भारत के US और UAE के साथ जो है महत्वपूर्ण रिलेशन हैं और भारत ये नहीं चाहता है कि जो है कि ब्रिक्स जो है एंटी वेस्टर्न बन जाए। और दूसरा है दोस्तों जो है डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, यानी कि जो है ब्रिक्स की अलग अलग प्रायोरिटीज, यानी ब्रिक्स में अलग अलग देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी कंसर्न्स अलग अलग हैं।
तो इसीलिए कंसेंसस मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इंडियाज न्यूट्रल स्टैंस ऑन रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। चाइना डोमिनेंस, तो चाइना डोमिनेंस में जो बात की गई है, चाइना की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ताकत बहुत बड़ी है, यानी कि तो चाइना की जो है ब्रिक्स में इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ताकत क्या है, बहुत बड़ी है। तो इससे ब्रिक्स के जो है चाइना सेंट्रिक होने का रिस्क रहता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई ये भी है। तो चाइना पुश फॉर पाकिस्तान मेंबरशिप कुड फर्दर टिल ब्रिक्स बीजिंग फेवर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना रिलेवरी, यानी कि जो है इंडिया और चाइना की जो प्रतिद्वंदता है जो है, जैसे दोनों देशों के बीच क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ट्रेड इशू है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, रीजनल लाइब्रेरी है, इससे क्या होता है, ब्रिक्स में कोऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और अगला क्या है, स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस। तो स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है दोस्तों, जो है स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन में जो है कि ब्रिक्स में अब कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनके आपस में भी डिफरेंसेस हैं, इससे कॉन्सेंसस बनाना कठिन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर में समझाऊंगा, कोई ईरान हो गया, यूएई हो गया, दोनों के बीच जो है रीजनल स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वे फॉरवर्ड में जो है, वे फॉरवर्ड में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है जो है, भारत क्या करे, तो ब्रिक्स को जो है एक्शन ओरिएंटेड बनाए। सबसे पहले जो है भारत जो है क्या करे, भारत जो है ब्रिक्स को जो है एक्शन ओरिएंटेड बनाए, यानी कि रिफॉर्म वर्किंग मेथड कर दे इसको जो है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है ब्रिक्स को एक्शन ओरिएंटेड बनाए, सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं बल्कि कंक्रीट प्रोजेक्ट पर भी फोकस हो। और मेंबरशिप जो है स्ट्रेंथन मेंबरशिप फ्रेमवर्क, यानी कि इसका मतलब हो गया कि मेंबरशिप रूल्स क्लियर हो, यानी न्यू मेंबर्स और पार्टनर कंट्रीज को शामिल करने की ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। और तीसरा है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। तो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के जरिए जो है ब्रिक्स जो है एआई सेंटर, इनोवेशन ब्रिज, स्किल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डीपीआई प्लेटफॉर्म, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसी इनिशिएटिव से भी बढ़ा सकता है। और चौथा है जो है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के जरिए जो है लोकल करेंसीज में भी ट्रेड को प्रमोट किया जाए, यानी कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को अप्लाई किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा जो है यहाँ पे क्रॉस जो है बॉर्डर को भी, क्रॉस बॉर्डर को जो भी अप्लाई किया जाए। और सीबीडीसी जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है जो है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को भी प्रमोट किया जाए, और जो है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन हो। अगला है स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, और यहाँ पे जो है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल जो पार्टनरशिप है, जैसे ब्रिक्स को जो है G7, वर्ल्ड बैंक आदि के साथ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट भी बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक है जो है इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जो है इंडिया जो इनोवेशन जो रोड मैप है 2030 का, तो सबसे पहले यह है क्या, यही समझते हैं। तो इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 भारत और फ्रांस के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। तो कब अडॉप्ट हुआ है ये, तो 14 जून 2026 को। तो ध्यान दीजिएगा, या 14 जून 2026 को अडॉप्ट हुआ है ना। तो कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है ना। निसे जो है शहर है फ्रांस में, वहीं पे हुआ निसे जो है। तो पेपर में भी पूछ सकता है कि निसे कहाँ है, फ्रांस में है। और यह जो है इंडियन पीएम की फ्रांस विजिट के दौरान फॉर्मली अडॉप्ट हुआ है। अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो भारत और फ्रांस ने तय किया है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदेंगे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बनाएंगे, यानी कि जो है बाई सेलर्स, को डिजाइन, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। और जो है सबसे जो इसका जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है
वो है कि रोड मैप का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को मजबूत करना है, इकोनॉमिक रेजिलेंस को बढ़ावा देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। यहाँ पे जो बात की गई है दोस्तों, बात की गई है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी का मतलब होता है जो है कि महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज के लिए किसी एक दूसरे देश पर पूरी तरह डिपेंड न रहना। तो यह रोड मैप जो है किन किन फ्रेमवर्क से जुड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो है रोड मैप कई एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव के साथ अलाइंड है, जैसे इंडिया का जो है विकसित भारत 2047, फ्रांस का 2030 और जो है ब्राइटल जो उसका फ्रांस का जो हॉरिजन 2047 का जो रोड मैप है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो है विकसित भारत 2047 और फ्रांस 2030 की स्ट्रेटजी 2026 इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ द इनोवेशन। यानी कि जो है प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है जो है कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में किस वर्ष को देखा जा रहा है, तो इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में 2026 को देखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो है 2026 को जो है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में देखा जा रहा है। और यह रोड मैप जरूरी क्यों है, तो दोस्तों आज टेक्नोलॉजी में मुख्यतः कंपटीशन काफी हद तक यूएसए और चाइना के बीच है। इस ब्रॉडली यूएस चाइना टेक्नोलॉजी ड्यूपोली कहा गया है और भारत और फ्रांस चाहते हैं कि दोनों मिलकर एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाएं जिसमें इंडिया की सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ प्लस फ्रांस की इंडस्ट्रियल हार्डवेयर स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन हो। तो दोस्तों याद रखिए, इंडिया इक्वल टू सॉफ्टवेयर प्लस टैलेंट और फ्रांस इक्वल टू इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी प्लस हार्डवेयर। दोनों मिलकर क्या करेंगे, को डिजाइन करेंगे, को डेवलपमेंट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ से जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है जो है, अब देखते हैं जो रोड मैप के 4 पिलर कौन कौन से हैं। यानी कि पिलर ऑफ द इंडियन इनोवेशन रोड मैप 2030। तो जो पिलर फर्स्ट है जो है वो बात करता है कि भारत और फ्रांस ऐसे एआई सिस्टम विकसित करना चाहते हैं जो सेफ हो, सिक्योर हो, डेमोक्रेटिक वैल्यू के अनुरूप हो, लोगों के राइट्स और प्राइवेसी को ध्यान रखे। और यह फरवरी 2025 इंडिया फ्रांस डिक्लेरेशन ऑन एआई पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो है किस पे आधारित है, फरवरी 2025 इंडिया फ्रांस डिक्लेरेशन ऑन एआई पर आधारित है। तो पहला जो पार्टनरशिप है किस पे है भाई, ट्रस्टेड एआई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बात की गई है ट्रस्टेड एआई पे बात की गई है। और अगला जो पिलर है दोस्तों जो है, ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो पिलर है वो है चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन। तो चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन में जो बात की गई है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण बच्चों के सामने रिस्क बढ़ सकते हैं, इसलिए सेफ्टी वाइज डिजाइन किया जाएगा इसको जो है। तो ध्यान दीजिएगा सेफ्टी वाइज डिजाइन आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो सेफ्टी वाइज डिजाइन आर्किटेक्चर एंड प्राइवेसी प्रिजर्विंग एज एश्योरेंस हो। यानी कि जो है सेफ्टी वाइज डिजाइन को अप्रोच अपनाया जाएगा, मतलब कि टेक्नोलॉजी बनाते समय ही सेफ्टी को डिजाइन में शामिल करना, यानी सिर्फ बाद में समस्या आने पर सेफ्टी जोड़ना नहीं, पहले से ही सेफ्टी को ध्यान रखा जाएगा। तीसरा है जो है प्राइवेसी प्रिजर्विंग एज एश्योरेंस। यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ऑनलाइन सर्विस में एज वेरिफिकेशन हो लेकिन यूजर की प्राइवेसी अननेसेसरली कंप्रोमाइज ना हो। और अगला क्या है, सिक्योर डाटा शेयरिंग है। तो सिक्योर डाटा शेयरिंग में जो बात की गई है दोस्तों, यहाँ पे भारत की जो डीपीए है, यानी कि डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्कियोलॉजिकल, यानी कि डीपीए, यानी कि डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डीपीए, यानी कि जो है भारत की जो डीपा है को जो है फ्रांस के ट्रस्टेड डाटा स्पेसेस के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास होगा। उद्देश्य क्या है कि कंटेंट बेस्ड प्लस सिक्योर डाटा फ्लो, यानी कि मतलब इसका जो है कि व्यक्ति की परमिशन के आधार पर डाटा को सुरक्षित तरीके से शेयर करना है। और अगला जो पिलर है दोस्तों वो है एकेडमिक मोबिलिटी, यानी कि जो है इनहेंस एकेडमिक मोबिलिटी की बात की गई है यहाँ पे। तो इनहेंस जो है इकोनॉमिक जो मोबिलिटी है उसमें जो बात की गई है, इसमें जो मुख्य फोकस है स्टूडेंट एजुकेशन और रिसर्च पे बात की गई है। यहाँ पे जो बात की गई किस पे की गई है, यहाँ पे जो बात है मुख्यतः जो है
एजुकेशन है, स्टूडेंट है और रिसर्च है। इनहेंस एकेडमिक मोबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्टूडेंट है यहाँ पे, होस्टिंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो है फ्रांस का टारगेट है कि 2030 तक 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स, यानी कि 30,000 इंडियन स्टूडेंट बाई 2030, यानी कि होस्टिंग स्टूडेंट सपोर्ट फ्रांस नेशनल टारगेट टू वेलकम 30,000 इंडियन स्टूडेंट बाई 2030, यानी कि जो है 2030 तक जो है 30,000 स्टूडेंट का वेलकम करना। तो ध्यान दीजिए कितने स्टूडेंट को, 30,000 तक जो है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है MRQ है जो, यानी कि जो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि एक्सपेंडिंग जो है MRQ। इसमें जो बात की गई है जो है, इसमें 2018 म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन की बात की गई है, यानी कि जो है भारत और फ्रांस के बीच 2018 MRQ फ्रेमवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डोमेन्स को भी इसमें शामिल करने का प्रयास होगा। इससे जो है डुअल डिग्री होगी, जॉइंट डॉक्टरल सुपरविजन होगा, एकेडमिक मोबिलिटी बढ़ेगी जो है, यानी कि जो है भारत की डिग्री और फ्रांस की क्वालिफिकेशन को अधिक आसानी से रिकॉग्नाइज करने की दिशा में कदम है। इसी को बोलते हैं MRQ जो है, यानी कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब है कि भारत की डिग्री और फ्रांस की क्वालिफिकेशन को अधिक आसानी से रिकॉग्नाइज करने की दिशा में काम। और तीसरा जो पिलर है जो है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एंड इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो है कि टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी प्लस इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, यह पिलर स्टार्टअप, रिसर्च और इंडस्ट्री को कनेक्ट करता है, यानी कि इनो एक्सचेंज ब्रिज, यानी कि यह एक स्टार्टअप कॉरिडोर है। इसका उद्देश्य क्या है, इंडियन और फ्रेंच स्टार्टअप को एक्सेस देना है, यानी कि रिसर्च लेबोरेटरी हो, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो, इन्वेस्टर्स, यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम, फ्रांस का स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि जो यहाँ पे बात की गई है IFIN डिजिटल टूल के बारे में। तो IFIN डिजिटल टूल, यानी कि यहाँ पे क्या है, यह डिजिटल जो है टूल है स्टार्टअप और इनक्यूबेटर को कनेक्ट करने में मदद करेगा। और जो है कानपुर एरोनॉटिक्स कैंपस, यानी कि जो है इंडिया और फ्रांस मिलकर क्या करेंगे, कानपुर में जो है एरोनॉटिकल ट्रेनिंग कैंपस एस्टेब्लिश करेंगे। और यह पार्टनरशिप होगी जो है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री शामिल हो रही कौन सी हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। तो कानपुर में जो है एरोनॉटिक कैंपस शामिल होगा। और स्पेस इकोसिस्टम कोलैबोरेशन यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसका जो मुख्य फोकस है एरोनॉटिकल स्किल्स और ट्रेनिंग्स। अगला है स्पेस कोऑपरेशन, यानी कि स्पेस इकोसिस्टम कोलैबोरेशन, यानी कि जो है भारत और फ्रांस स्पेस सेक्टर में भी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। इसके लिए इन्होंने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो यानी कि BSX और इंटरनेशनल स्पेस समिट जैसे जो है मेजर इवेंट के माध्यम से इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट सेक्टर स्पेस टाइज को मजबूत किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्या है, बिल्डिंग AI एंड रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है AI और ग्लोबल हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा। अब AI का उपयोग जो है ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी किया जाएगा। और हेल्थ डाटा जो शेयरिंग है दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ डाटा शेयरिंग, यानी कि जो है पायलट प्रोजेक्ट के जरिए हेल्थ डाटा को सिक्योरली शेयर करने का प्रयास होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और फ्रांस हेल्थ डाटा हब, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस हेल्थ डाटा हब यूजिंग कंटेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर सिक्योर हेल्थ डाटा शेयरिंग, यानी कि जो है फ्रांस यानी कि ICMR और फ्रांस हेल्थ डाटा हब के बीच कोऑपरेशन के माध्यम से किया जाएगा। और जो इसका मुख्य प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो क्या होगा, कंसेंट बेस्ड सिक्योर हेल्थिंग डाटा शेयर, यानी कि अगर मैं बात करूं जो है दोस्तों कि पूरी जो इसका रोड मैप अगर एक लाइन में जो हॉरिजन फ्रांस का जो रोड मैप अगर एक लाइन में बताऊं तो जो है ट्रस्टेड AI प्लस एकेडमिक मोबिलिटी प्लस टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी प्लस ग्लोबल हेल्थ, बस ये 4 पिलर हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी है। तो ध्यान दीजिएगा इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, यानी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में फॉरेन डिपेंडेंस को कम करने में मदद। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा था जो है AI लीडरशिप, यानी इंडिया और फ्री ट्रस्ट वर्थी AI के डेवलपमेंट में कॉपरेशन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम,
स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया स्टार्टअप को फ्रांस लैब्स इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस मिल सकता है। और इसमें जो बात की गई थी स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कानपुर एरोनॉटिक कैंपस से स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलप होंगी। और जो यहाँ पे बात की गई है स्पेस कॉर्पोरेशन की, यानी कि इंडिया फ्रांस स्पेस कॉर्पोरेशन और प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर, यानी कि एआई और सिक्योर हेल्थ डाटा शेयरिंग से हेल्थ केयर रिसर्च को मजबूत हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है जो है G7 लीडर समिट, यानी कि G7 लीडर समिट को हम पढ़ेंगे। तो G7 लीडर समिट यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटेंड 2026 G7 लीडर समिट हेल्ड इन एवियन फ्रांस। तो एवियन कहाँ पे है? फ्रांस में। ध्यान दीजिएगा, अभी जो है G7 समिट की जो मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है? फ्रांस में हुई है। तो क्या क्या न्यूज में क्यों है ये? तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है 2026 के G7 लीडर समिट में भाग लिया है, जो कि एवियन फ्रांस में आयोजित हुआ है और भारत को पार्टनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है, यानी कि आमंत्रित किया गया है। और जो है इसमें क्या है जो है कि इसमें दुनिया में आज रिसोर्स की कमी से ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ लिस्ट की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि आज के समय में क्या है जो है कि दुनिया में आज रिसोर्स की कमी से ज़्यादा क्या है? शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट। यानी कि जो है इंडिया वाज इनवाइटेड एज ए पार्टनर कंट्री। इंडियन पीएम एम्फेसाइज्ड दैट वर्ल्ड फेसेस ए शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट रेदर देन रिसोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, एग्रावेटेड बाई द मिसयूज ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो है ट्रेड और टेक्नोलॉजी के मिसयूज ने जो है ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाया है। डोनर रेसिपिएंट मॉडल पार्टनरशिप बेस्ड ऑन सॉलिडेरिटी एंड इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि जो है डोनर रेसिपिएंट पैराडिज्म टू पार्टनरशिप बेस्ड ऑन सॉलिडेरिटी एंड इक्वलिटी की बात करता है। और जो है तीसरा है रेटिएटेड द इंडियाज विजन ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप इज रूटेड इन द फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड अ ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच। यानी कि जो यहाँ पे जो है भारत की जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम और ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करता है। तो अगला जो है टॉपिक है की डिक्लेरेशन एडॉप्टेड, यानी कि जो है इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन हुए हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है दोस्तों, यहाँ पे जो बात की गई डेवलपमेंट फाइनेंस की बात हुई है। ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट फाइनेंस की बात की है। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट फाइनेंस यानी कि जो है यहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस और डेप्ट मैनेजमेंट में रिफॉर्म की मांग की गई है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 3 पिलर अप्रोच को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। और यहाँ पे जो है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वल्नरेबल कंट्रीज के लिए जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट, डेप्ट सर्विसिंग बर्डन में कमी की बात की गई है और प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन पे भी जोर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कैपिटल जो मोबिलाइजेशन है उस पर भी जोर दिया गया है, यानी कि जो है मोबिलाइजेशन प्राइवेट कैपिटल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है इबोला रिस्पॉन्स के बारे में। तो इबोला रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? इबोला रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में जो है बुंडिया बुग्यो इबोला आउटब्रेक से निपटने के लिए कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन की अपील की गई है। अर्ज कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन टू कंटेन द बुंडी बुग्यो इबोला आउटब्रेक इन द डीआरसी एंड युगांडा। यानी कि जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और युगांडा में जो है बुंडी बुग्यो इबोला आउटब्रेक से निपटने के लिए जो है एक संगठित अंतरराष्ट्रीय कार्य की जो है अपील की गई है। अगला देखते हैं कैंसर एक्शन। तो कैंसर एक्शन में क्या है दोस्तों? कैंसर एक्शन में बात की गई है कैंसर रिसर्च को बढ़ावा देना है, यानी कि कमिटेड टू एडवांसिंग रिसर्च ऑन कैंसर्स, रिड्यूसिंग लंग कैंसर मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूविंग ग्लोबल एक्सेस टू पेडियाट्रिक कैंसर डाटा। यानी कि जो है कैंसर रिसर्च को बढ़ावा देना है, लंग कैंसर मोर्टेलिटी को, लंग जो कैंसर है उसकी मोर्टेलिटी कम करने पर जोर है, पेडियाट्रिक कैंसर डाटा की ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी को सुधारने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई है इसमें। तो अगला टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स, यानी कि जियो पॉलिटिक्स में क्या किया गया है दोस्तों? तो जियो पॉलिटिक्स में जो बात की गई है कि इसमें
वेलकम्ड द यूएस ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे जो है यूएस ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट का स्वागत किया गया है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है। यूएस ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को जो है वेलकम किया गया है। और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता हुई है एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। जियो पॉलिटिक्स में क्या किया गया है, यानी कि जो है जो यूएस और ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उस पर क्या किया गया है, उसको स्वागत किया गया है। और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है उसको क्या किया गया है, प्रमोट करने की बात की गई है। और नॉर्थ कोरिया के प्रोग्राम पर जो है चिंता जाहिर की गई है। नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। और अगला टॉपिक है माइग्रेंट स्मगलिंग। तो माइग्रेंट स्मगलिंग में जो बात की गई है, प्लेस्ड स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग नेटवर्क्स इंक्लूडिंग कॉपरेशन विद वन लाइन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब दोस्तों क्या है, तो माइग्रेंट स्मगलिंग में जो बात हुई है दोस्तों जो है, तो माइग्रेंट स्मगलिंग में दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ स्ट्रॉन्गर एक्शन की बात की गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कॉपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ड्रग ट्रैफिकिंग में जो बात की गई है जो है, इसमें जो है मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए G7+ पोर्ट नेटवर्क की घोषणा की गई है। क्या की गई है, G7+ नेटवर्क की घोषणा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है मैरीटाइम जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उससे लड़ने के लिए G7+ पोर्ट नेटवर्क की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो है, यहाँ पे जो मेजर जो कीवर्ड्स हैं जो है, जैसे ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, वस्तु कुटुंबकम हो गया, डेवलपमेंट फाइनेंस हो गया, इबोला कैंसर हो गया, इंडो पैसिफिक माइग्रेंट स्मगलिंग, G7+ पोर्ट नेटवर्क की बात की गई है। यानी कि जो है G7 समिट 2026 हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, एवियन के फ्रांस में। और इंडिया क्या है, पार्टनर कंट्री है। दोस्तों जैसे मान लो जो है गरीब देश को लोन चुकाने में परेशानी हो रही है, केवल नया लोन देना डोनर रेसिपिएंट अप्रोच है, लेकिन रिफॉर्म प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस डेब्ट बर्डन रिडक्शन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए उसे फाइनेंशियली मजबूत करना ही जो है क्या, पार्टनरशिप अप्रोच है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ा सा जो है अबाउट ग्रुप ऑफ 7G। तो जेनेसिस जो हुई है कब बना था G7, तो 1975 में। तो ध्यान दीजिएगा G7 कब बना है, 1975 में, एज एन इनफॉर्मल फोरम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन फॉलोइंग 1973 एनर्जी क्राइसिस। यानी कि जो है 1973 में जब एनर्जी क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम में जो है एक इनफॉर्मल फोरम के रूप में जो है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। तो पेपर में पूछ सकता है कि जो है G7 की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। जेनेसिस कब हुई है, 1975 में। और मेंबर कौन कौन से इसमें है, तो मेंबर्स हैं 7 एडवांस डेमोक्रेसीज, यानी कि जो है 7 एडवांस डेमोक्रेसीज, यानी कि कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन भी है। तो ध्यान दीजिएगा। और एक्सपेंडेड G28 1998 to 2014 रसिया इंक्लूजन। रसिया was suspended in 2014 following its annexation of क्रीमिया। यानी कि क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद क्या कर दिया गया था, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई, तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है परमानेंट, नो परमानेंट सेक्रेटरीट, अनवली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। फोकस एरिया क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी। तो ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों जो है कि जो है इंडिया यूएस साइन फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल कोऑपरेशन, इंडिया यूएस साइन फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो बात की गई है दोस्तों जो है मिनरल्स के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, मिनरल्स के बारे में बात की गई है। तो कैसे मिनरल्स की बात की गई, क्रिटिकल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की गई है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका फ्रेमवर्क क्या है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क इसका दोस्तों क्या है कि इंडिया और यूएस ने भी जो है साइन किया है। इंडिया एंड यूएस हैव साइंड अ फ्रेमवर्क कार्ड सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स। यानी कि जो है इसका जो मेन एम है दोस्तों
कि क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन बनाना, ताकि किसी एक देश विशेषकर चाइना पर अत्यधिक डिपेंडेंस कम हो। और जो इसका मेजर फोकस है दोस्तों, इसका जो मेजर फोकस है, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, रिसाइकलिंग, सप्लाई चेन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और यह फ्रेमवर्क पहले की इंडिया यूएस इनिशिएटिव जैसे PAX सिलिका फॉर फोर्ज पर भी बिल्ड करता है, यानी कि फोर्ज इनिशिएटिव जो है, यानी ध्यान दीजिएगा, यूएस लेड पैक्स सिलिका एंड फोर्ज इनिशिएटिव्स। तो दोस्तों हम समझते हैं जो है क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है ऐसे मिनरल्स जो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी या नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो और जिनकी सप्लाई में सिग्निफिकेंट रिस्क हो। और इनकी लिस्ट हर कंट्री में अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑल रेयर अर्थ्स आर क्रिटिकल मिनरल्स बट ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट रेयर अर्थ्स। तो ये जो है यूपीएससी में कंसेप्चुअल ट्राइप बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो है क्रिटिकल मिनरल्स पे जो है रेयर अर्थ एलिमेंट भी आते हैं, यानी कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब किस में आते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑल रेयर अर्थ्स आर क्रिटिकल मिनरल्स बट ऑल क्रिटिकल मिनरल्स आर नॉट द रेयर अर्थ्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है दोस्तों? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कुल संख्या है 17 है, जिसमें से जो है 15 लेंथेनाइट्स हैं और प्लस स्कैंडियम प्लस एट्रियम, यानी कि 17 है टोटल। यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट की जो संख्या कितनी है इस समय? 17 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो वर्तमान समय में जो रेयर अर्थ हैं वो कितने हैं? 17 है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो है 17 जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट कितने हैं इस समय? दीज आर द ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स कंप्राइजिंग elements scandium, yttrium and the 15 lanthanides as defined by the International Union of Pure and Applied Chemistry, यानी कि IUPAC के द्वारा जो है इसको डिफाइन किया गया है। यानी कि जो है इसका जो इस्तेमाल होता है हाई टेक इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे डिफेंस हो गया, रडार हो गया, गाइडेंस सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बैटरीज हो गई, क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी हो गई, AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। जैसे कि हमने बताया जो है डिफेंस सेक्टर हो गया, तो डिफेंस सेक्टर में रडार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीन्स हो गई, एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो गई, जो है सोलर प्लांट्स हो गए, AI रोबोटिक्स हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गए इक्विपमेंट्स। और चाइना का जो डोमिनेंस है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IEA इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा जो है, चाइना हैज 49% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ रिजर्व्स। यानी कि जो है चाइना क्रिटिकली मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग में दोनों में बहुत ही बड़ा डोमिनेंट है उसका। यानी कि जो है चाइना के पास जो है लगभग रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 69% है। तो ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट है भाई? 69% क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जो रिफाइनिंग है उसकी कितनी है? 90% है। यानी कि जो रिफाइनिंग कितनी हो रही है? 90% हो रही है। और गैलियम जो रिफाइनिंग कितनी हो रही है उसकी, जो है गैलियम रिफाइनिंग कितनी है? 99% है। और ग्रेफाइट जो प्रोसेसिंग हो रही कितनी हो रही है? 90%। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट जो प्रोसेसिंग कितनी है? 90% है। और मैग्नीज प्रोसेसिंग कितनी है? 90%, ये भी है। और 58% जो है लिथियम रिफाइनिंग करता है। कौन? चाइना के लिए ही जो है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, कि माइनिंग से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोसेसिंग रिफाइनिंग की है। किसी मिनरल्स को रिजर्व होना पर्याप्त नहीं है, उसे इकोनॉमिकली यूजेबल फॉर्म में प्रोसेस करना भी जरूरी है। तो इंडिया को क्या फायदा होगा इससे? हाउ दिस न्यू फ्रेमवर्क बेनिफिट इंडिया? तो इससे क्या होगा? सप्लाई चेन सिक्योरिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई चेन सिक्योरिटी होगी इंडिया को, यानी कि हेल्प्स इंडिया रिड्यूस ओवर इंडिपेंडेंस ऑन चाइना। यानी कि जो है इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए EV बैटरी के लिए जरूरी जो मिनरल्स की सप्लाई है, अगर एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट है तो जियो पॉलिटिकल टेंशन के समय सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकती है। और दूसरा मान लीजिए क्या है, दूसरा जो है EV बैटरी हो गई, मान लीजिए बूस्ट टू क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो EV जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी को रिलायबल मिनरल सप्लाई मिलेगी इससे जो है। यानी कि इंडिया के जो EV हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, को उनको क्या मिलेगा? रिलायबल मिनरल सप्लाई मिलेगी। तीसरा है दोस्तों की सेमीकंडक्टर टेक मैन्युफैक्चरिंग,
यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। तो टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट में क्या है, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे इंडियाज हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को सपोर्ट मिलेगा। और जो है यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात की गई है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी कि यूएस से एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और माइनिंग टेक्नोलॉजी, है ना, माइनिंग टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी और रिफाइनिंग एक्सपर्टीज में कॉपरेशन मिल सकता है। कहाँ से? यूएस से। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है दोस्तों कि माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है आप कुछ कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं? 17 है, यानी कि 15 लेंथेनाइड्स हैं और प्लस स्कैंडियम और एट्रियम है। और आर रेयर अर्थ्स आर क्रिटिकल मिनरल्स और आर क्रिटिकल मिनरल्स और नॉट रेयर अर्थ्स, यानी कि चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ सिर्फ रिजर्व नहीं बल्कि प्रोसेसिंग रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है। तो इंडिया को जो है यूएस फ्रेमवर्क का कोर ऑब्जेक्टिव्स क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सिक्योरिटी प्लस डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा। यानी कि मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो मान लो जो है इंडिया को जो है ईवी कार की बैटरी बनानी है, तो बैटरी बनाने के लिए लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे मिनरल चाहिए। अब अगर इन मिनरल्स को निकालने या प्रोसेस करने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना पर डिपेंड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इंडिया और यूएस से मिलकर क्या करेंगे जो है अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने की कोशिश करेंगे। और बस यही है फ्रेमवर्क का मुख्य आइडिया। और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल होते हैं जो देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी सप्लाई में रिस्क हो सकता है। तो लिथियम जो है ईवी बैटरी के लिए जरूरी है, इसलिए लिथियम क्या है? इक्वल टू क्रिटिकल मिनरल है। तो जैसे और एग्जांपल जो है लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कॉपर हो गया। और जो रेयर अर्थ होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, 17 स्पेशल एलिमेंट्स का ग्रुप है। इसमें जो है 15 लेंथेनाइड्स होते हैं और स्कैंडियम और एट्रियम मिलाकर के 17 होते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है किसमें होता है? रडार में, रोबोट्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्लीन एनर्जी में। तो ध्यान दीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एक चीज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल मिनरल क्या होता है? एक बड़ा डिब्बा होता है, इसके अंदर क्या होता है? रेयर एलिमेंट्स भी आते हैं। यानी कि सभी जो रेयर अर्थ हैं वो क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है, लेकिन सभी क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? और रेयर अर्थ नहीं है। अच्छा, चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना मान लो जो है इंडिया के पास मिनरल है, लेकिन उसे यूजेबल बनाने के लिए प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग चाहिए, और चाइना के पास इस प्रोसेसिंग में बहुत बड़ी क्षमता है। इसलिए इंडिया की चिंता सिर्फ यह नहीं है कि मिनरल कहाँ है, बल्कि यह भी है कि मिनरल को प्रोसेस कौन करेगा। और यही कारण है कि चाइना पर डिपेंडेंस कम करना इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंडिया का यूएस फ्रेमवर्क क्या करेगा, तो इंडिया यूएस का जो फ्रेमवर्क है इसे सिर्फ 4 शब्दों में आप याद कर लीजिए। पहला है माइन, फिर माइन का प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद रिसाइकिल होगा, रिसाइकिल के बाद क्या होगा? डाइवर्सिफाई होगा। यानी कि दोनों देश मिलकर के माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकिलिंग और अल्टरनेटिव सप्लायर्स पर कॉपरेशन बढ़ाएंगे। इंडिया को फायदा क्या होगा इससे? इंडिया को फायदा होगा ईवी, यानी कि ईवी बैटरीज के लिए मिनरल्स मिलेंगे। बैटरी से क्या होगा? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। सेमीकंडक्टर से क्या होगा? हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग मदद मिलेगी। डिफेंस यानी कि रडार और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मिनरल्स की सप्लाई मजबूत होगी, है ना। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? चाइना डिपेंडेंस पे सबसे कम होगा। सबसे बड़ा फायदा यही है। तो यानी ये जो है कि इंडिया यूएस ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सिक्योर करने के लिए पार्टनरशिप की है, ताकि जो है ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स को जरूरी मिनरल मिले और चाइना पर जो है डिपेंडेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अगला टॉपिक है जो है इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे क्या है जो है, यहाँ पे जो है मान लो जो है इंडिया को लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट चाहिए। अब सवाल है कि ये मिनरल कहाँ मिल रहे हैं, कौन से देश इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन प्रोसेस कर रहा है, सप्लाई कब रुक सकती है, प्राइस कब बढ़ सकती है,
इन सब की जानकारी और मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है GSCO, जिसको बोलते हैं जो है ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी वाज फॉर्मली लॉन्च। किसने लॉन्च किया है? इंडिया और यूके ने मिलकर के, यानी कि इंडिया और यूके ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इंडिया और यूके ने जो है मिलकर के क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी वाज फॉर्मली लॉन्च्ड। द इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी वाज फॉर्मली लॉन्च। तो दोस्तों GSCO क्या है? तो GSCO क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है। इसे एक तरीका क्रिटिकल मिनरल्स मॉनिटरिंग सेंटर समझ लो। यह दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर नजर रखेगा। इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा एनालिसिस, रिस्क पहचानना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया यूके प्राइम मिनिस्टर बायलैटरल एंगेजमेंट इन 2005। अब दोस्तों देखते हैं कि अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स GSCO, यानी कि जो है इसको सबसे पहले प्रश्न पूछ सकता है कि जो है कि GSCO किसने बनाया है? तो इसको बनाया है जो है इंडिया और यूके की ज्वाइंट इनिशिएटिव से। यानी कि इसमें जो मुख्य इंस्टीट्यूशन होंगे दोस्तों, इसमें टेक्समिन होगा, टेक्समिन, और TTRP DST, IIT धानाबाद एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ टेक्समिन, TTRP DST, IIT ISM धानाबाद एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो मुख्य उद्देश्य है टू क्रिएट ए डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है सप्लाई रिस्क को पता करना कि किस मिनरल की सप्लाई में खतरा है। यानी जैसे मान लीजिए अगर किसी इंपोर्ट मिनरल का 80 से 90% प्रोसेसिंग एक ही कंट्री में हो रहा है तो रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा? सप्लाई डिस्ट्रप्शन को क्या करना है? पहचानना है। कहीं वार, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या नेचुरल डिजास्टर के कारण सप्लाई रुकने वाली तो नहीं है। और तीसरा है मार्केट इंटेलिजेंस। यानी कि मार्केट इंटेलिजेंस में दोस्तों हम देखेंगे जो है, तो मार्केट जो इंटेलिजेंस है उसमें जो है मिनरल्स की जो प्राइस है, डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना है। और इसमें क्या करना है? इसमें जो है सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग द एंड एडवांस द गोल ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिशन। तो यहाँ पे ध्यान देना है, गवर्नमेंट को बेहतर डिसीजन लेने में मदद डाटा के आधार पर सरकार तय कर सकेगी कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किस देश से इम्पोर्ट करें, किस मिनरल्स का स्टॉक रखें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है GSCO नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के गोल्स को सपोर्ट करेगा। यानी कि जो GSCO है वो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को सपोर्ट के जो गोल है उनको सपोर्ट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यह देखेगा कि दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई कहाँ से आ रही है, कहाँ रिस्क है और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी कि जो है इंडिया यूके GSCO इज ए डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई रिस्क इन ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। तो अगला है दोस्तों इंडिया म्यांमार। तो इंडिया जो म्यांमार है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया म्यांमार। तो इंडिया म्यांमार की कुछ रिलेशंस हैं, देखते हैं। तो इंडिया और जो म्यांमार है यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं, यहाँ पे जो मुख्यतः 4 बातें की जा रही हैं: जियो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी एंड म्यांमार थाईलैंड, इसको बोलते हैं IMT, सिक्योरिटी और कल्चरल सॉफ्ट पावर। यानी कि जो सिग्निफिकेंस है जो है इंडिया और म्यांमार के रिलेशन का जो है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और कल्चरल सॉफ्ट पावर। और जो म्यांमार जो सिक्योरिटी के पर्पज से जो इतनी क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज है जो है अलॉन्ग 43 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, यानी कि जो म्यांमार है जो है वो इंडिया से 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा दोस्तों, तो अच्छा दोनों देशों ने क्या बात की है? अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार रिवाइव्ड बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इशू ऑफ म्यूचुअल एंड इंटरेस्टिंग इंक्लूडिंग AI एंड स्पेस। क्या बात की इन दोनों ने भाई? तो यहाँ पे जो बात किया है इन्होंने रुपए कैश सेटलमेंट मैकेनिज्म पे जो ऑपरेशनलाइज हुआ है 2024 से। यानी कि जो है इंडिया और म्यांमार के लीडर्स ने जो है AI, स्पेस, रीजनल इशू और ग्लोबल इशूज पे बात की है। यानी कि जो है किस पे बात किया है भाई? AI पे, ग्लोबल इशू पे बात किया है, AI एंड स्पेस पे किया है और
रीजनल इशू पे बात किया है। यहाँ पे 4 चीज़ों पे इन्होंने बात किया है, मतलब मोदी जी और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है म्यांमार के, इन्होंने रीजनल, ग्लोबल इशू, एआई और स्पेस, इन 4 चीज़ों पे म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाया है, बातचीत किया हुआ है। और इस पर चर्चा की गई है कि साथ ही रुपया क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म को बढ़ते इस्तेमाल का स्वागत किया है। अच्छा, रुपया क्यात क्या है? रुपया जो है इंडिया की करेंसी है, तो क्यात जो है म्यांमार की करेंसी है। 2024 में जो है शुरू हुए इस मैकेनिज्म से दोनों देशों के बीच ट्रेड में लोकल करेंसीज का इस्तेमाल आसान होता है, यानी हर ट्रांजेक्शन में डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो सकती है। अब म्यांमार इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा जो है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है जो है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है म्यांमार जो है इंडिया के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो है जियो स्ट्रेटेजिक। तो जियो स्ट्रेटेजिक में जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है जो हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, तो नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी हमारी जो है नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर, 3 चीजें। तो जियो स्ट्रेटेजी में क्या है? नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागर, यानी कि म्यांमार इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? तो नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर, यानी कि म्यांमार इंडिया के लिए नेबरिंग कंट्री भी है और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाने का गेटवे भी है। तो ध्यान दीजिएगा जो है म्यांमार लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागर पॉलिसीज। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 2 बड़ी प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट में अभी यूपीएससी 26 में पूछा भी हुआ है। तो यहाँ पे जो 2 प्रोजेक्ट हैं जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, यानी कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड, तो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने में मदद करेगा। और एक है जो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो भी यूपीएससी ने पूछा था। तो कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है दोस्तों, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के सितबे पोर्ट के रास्ते से कनेक्ट करने का स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। तो कौन से भाई पोर्ट से? जो है सितबे पोर्ट से। ध्यान दीजिएगा, सितबे जो है म्यांमार में एक पोर्ट है, उसका नाम सितबे है, उससे जो है जोड़ता है। अगला है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के पर्पज से अगर हम बात करें तो इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है, इसलिए क्या है कॉपरेशन जरूरी है क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, आर्म स्मगलिंग को रोकने के लिए, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। अच्छा, गोल्डन ट्रायंगल की यहाँ पे बात की गई है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है जो है कि साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से इलीगल ड्रग प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है। इसका असर जो दिखता है अक्सर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर पड़ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको ध्यान देना है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कल्चरल कनेक्शन। तो कल्चरल कनेक्शन में जो बात की गई है इंडिया और म्यांमार के बीच जो पुराने कल्चरल रिलेशन है, जैसे दोनों देशों के बीच थेरवाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का हिस्टोरिकल कनेक्शन है, यानी कि डीप रूटेड हिस्टोरिकल टाइज बिल्ट अराउंड शेयर्ड थेरवाद बुद्धिस्ट हेरिटेज, यानी कि जो है दोनों देशों में थेरवाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का हिस्टोरिकल कनेक्शन है और इससे इंडिया को कल्चर सॉफ्ट पावर मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है जो है इंडियन ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे जो है कि सबसे पहले सीपा क्या है। तो सीपा का मतलब होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं सीपा का मतलब क्या होता है, तो सीपा का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब 2 देश आपस में व्यापार आसान करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ कम या खत्म करते हैं और इन्वेस्टमेंट सर्विस के रास्ते को खोलते हैं, उसे हम सीपा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ओमान ने इंडिया को क्या क्या दिया है। ओमान ने कहा कि एक्सपोर्ट का 99.38% जो है ओमान में इमीडिएट जीरो ड्यूटी एसेस पाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो है इंडिया से जो है ओमान जाने वाले लगभग सभी मेजर प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कितनी होगी? 0% होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ओमान ने ऑफर किया है कि 99.38% जो ड्यूटी होगी क्या होगी? 0 होगी जो है। अगला है जो है कि और इससे जो है इंडियन गुड्स ओमान में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो यानी कि जो है इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगा। ओमान के मेजर सर्विस सेक्टर में इंडियन कंपनीज को 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा 100% एफडीआई फॉर इंडियन कंपनीज इन मेजर सर्विस सेक्टर इन ओमान। और इंडिया ऑफर किया है, इंडिया ने ओमान को क्या दिया है? तो इंडिया ने जो है 77.79% ऑफ टैरिफ लाइंस कवरिंग
94.81% ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम ओमान वाइल प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव सेक्टर लाइक डेयरी ऑयल सीड्स एंड क्रियल्स। यानी कि दोस्तों इंडिया ने जो है 77.79 टैरिफ लाइंस पर टैरिफ लिबरलाइजेशन किया है। यानी कि इन प्रोडक्ट से जुड़े इंपोर्ट इंडिया के 94.81% इंपोर्ट फ्रॉम ओमान को कवर करते हैं। लेकिन इंडिया ने कुछ सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्शन दिया है, जैसे डेयरी हो गया, ऑयल सीड हो गई और क्रियल्स हो गए। जो ध्यान दीजिएगा, डेयरी, ऑयल सीड एंड क्रियल्स को क्या किया है, प्रोटेक्शन दिया है। यानी कि इंडिया ने हर चीज पर ड्यूटी खत्म नहीं की है। अब दोस्तों देखते हैं कि इंडिया ने सेंसिटिव सेक्टर को क्यों बचाया। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो जो है ओमान से बहुत सस्ता डेयरी प्रोडक्ट इंडिया आने लगे तो इंडियन डेयरी फार्मर को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है इंडिया ने कुछ सेंसिटिव सेक्टर को टैरिफ प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जैसे हो गया डेयरी हो गया, ऑयल सीड हो गया और क्रियल्स हो गया जो है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों सीपा का मतलब क्या है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन प्लस सेंसिटिव सेक्टर प्रोटेक्शन। अच्छा दोस्तों ओमान जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। तो ओमान जो है दोस्तों गल्फ रीजन में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ओमान देखिए ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है और पर्सियन गल्फ है और ओमान का जो मैप है यहाँ पे है। यानी कि जो ओमान है वो गल्फ रीजन में आता है और ओमान जो है गल्फ रीजन में इंडिया का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। और जो बाइलेटरल ट्रेड होता है ओमान से कितना होता है, 11 बिलियन होता है। ध्यान दीजिएगा 11 बिलियन होता है, डॉलर होता है। और ओमान के 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको याद रखने चाहिए, जो कि कौन कौन से हैं, सोहर हैं, दुक्कम है और सलाह है। यानी कि जो है ओमान के जो 3 पोर्ट हैं, सोहर, दुक्कम, सलाह, इन लॉजिस्टिक हब के जरिए इंडिया को सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि गल्फ प्लस ईस्ट अफ्रीका के वाइड मार्केट तक एक्सेस मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओमान जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला तो पॉइंट है जो है कि ओमान जो है गल्फ रीजन में इंडिया का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड जो है 11 बिलियन है और ओमान के 3 इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनको आपको याद रखना है, सोहर, दुक्कम, सलाह। और इन लॉजिस्टिक हब के जरिए जो है इंडिया को सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि गल्फ प्लस ईस्ट अफ्रीका के वाइडर मार्केट तक एक्सेस मिल सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ही मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मान लो जो है कि इंडियन कंपनी सूज बनाती है तो पहले ओमान में इंडियन सूज पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। सीबा के बाद क्या हुआ, एलिजिबल इंडियन एक्सपोर्ट्स को 0 ड्यूटी एसेस मिलेगा। इंडियन सूज क्या होंगे, ओमान में सस्ते होंगे, इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, इंडियन कंपनीज को ओमान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ओमान के पोर्ट से वाइडर गल्फ और ईस्टर्न अफ्रीकन मार्केट्स तक क्या होगी, पहुंच मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी कि जो है इंडिया ओमान जो है सीपा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, जबकि इंडिया ने सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। सेंसिटिव में क्या क्या आता है दोस्तों, सेंसिटिव आते हैं जो है सेंसिटिव सेक्टर में आते हैं कौन कौन से, डेयरी, ऑयल सीड एंड क्रेल्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो सेंसिटिव सेक्टर पे जो है इंडिया ने ध्यान दिया है, इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और ईस्ट अफ्रीकन मार्केट्स है। अब दोस्तों हम देखते हैं इंडिया और वेनेजुला का क्या चर्चे में है। तो दोस्तों इंडिया और वेनेजुला जो है अभी सबसे पहले हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं इसको। यानी कि जो है इंडिया और वेनेजुला के रिश्तों का सबसे बड़ा जो आधार है तो क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो है दोस्तों कि इंडिया और वेनेजुला के रिश्तों का सबसे बड़ा आधार क्या है, तो सबसे बड़ा जो आधार है इंडिया और वेनेजुला के रिश्तों का सबसे बड़ा जो आधार है ऑयल प्लस ट्रेड प्लस ग्लोबल साउथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, ऑयल है, ट्रेड है और ग्लोबल साउथ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर हेल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला इन न्यू दिल्ली। तो फिर न्यू दिल्ली में जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वेनेजुला के, उन्होंने बात की थी और द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल रिलेशंस एंड एम्फेसाइजिंग कोऑपरेशन विद इन द गल्फ साउथ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों दोनों नेताओं ने क्या बात की, इंडिया के पीएम ने वेनेजुला के एक्टिंग प्रेसिडेंट से न्यू दिल्ली में बात की। तो क्या बात की, इन्होंने बात किया जो है बायलैटरल
रिलेशन के बारे में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में, एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन के बारे में। और इंडिया और वेनेजुएला का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड दोस्तों, वो कितना है देखते हैं। और जो है इंडिया और वेनेजुएला का जो बायलैटरल ट्रेड है वो कितना है, इसको हम देखेंगे। यानी कि जो इंडिया और वेनेजुएला का जो बायलैटरल ट्रेड है कितना है, 678.94 मिलियन। ध्यान दीजिएगा, 678.94 मिलियन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स का लगभग 210 मिलियन रहे। इसमें इंडिया के एक्सपोर्ट का लगभग 210 मिलियन रहे। तो ध्यान दीजिएगा। और अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडिया क्या बेचता है। तो इंडिया बेचता है फ्यूल, फार्मा, कॉटन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी। यानी कि जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मिनरल्स, फ्यूल्स करता है, ऑयल्स करता है, और जो है फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी। और यहाँ पे जो मुख्य एक्सपोर्ट है दोस्तों कि जो है मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन, न्यूक्लियर और मशीनरी। और इंडिया जो है वेनेजुएला से क्या खरीदता है। तो इंडिया जो है वेनेजुएला से इंपोर्ट क्या क्या करता है, यानी खरीदता क्या क्या है, क्रूड ऑयल, मिनरल वैक्सेस, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, वेजिटेबल्स, कॉपर, लीड एंड जिंक। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है क्रूड ऑयल, मिनरल्स, वैक्सेस, आयरन और स्टील, एल्युमिनियम, वेजिटेबल्स और कॉपर, लेड, जिंक खरीदता है इससे, वेनेजुएला से। और इसके अलावा जो है दोस्तों, इसलिए जो है वेनेजुएला इंडिया के लिए एनर्जी, इसीलिए वेनेजुएला इंडिया के लिए एनर्जी पार्टनर भी है। अच्छा, वेनेजुएला जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो है। अच्छा, वेनेजुएला के पास क्या है दोस्तों कि दुनिया के पास सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व में से एक है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्या है, ऑयल रिजर्व है। और मई 2026 में वेनेजुएला इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना है। तो प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए आप लोग। यानी कि जो है 2026 में मई के महीने में, यानी कि जो वेनेजुएला है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन मई 2026, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है साउथ अमेरिका और ये है वेनेजुएला की लोकेशन, जिसकी राजधानी क्या है, कैराकस है। ध्यान दीजिए, पेपर में पूछता है। यानी कि दोस्तों वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। और मई 2026 में वेनेजुएला इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना है। यानी कि वेनेजुएला पोजेस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स एंड हैज एमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन मई 2026। और जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज। यानी कि सेवरल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सच एज सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्म कुमारीज, राधा स्वामी सत्संग हैव एस्टेब्लिश्ड सेंटर्स इन वेनेजुएला। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सच एज सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्म कुमारीज एंड राधा स्वामी सत्संग हैव एस्टेब्लिश्ड सेंटर इन वेनेजुएला। यानी कि दोस्तों जो है वेनेजुएला में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ पे जो है दोनों देशों के बीच सिर्फ ट्रेड नहीं, वेनेजुएला में इंडियन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे जो है सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया, अभी ब्रह्म कुमारी बताया। और जो है इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल और कल्चरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो बात है कि वेनेजुएला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वेनेजुएला जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग कंट्री से ऑयल चाहिए। और वेनेजुएला क्या है, एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल दे सकता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स से जोड़ करके भी हम ध्यान दे सकते हैं, मेंस में कोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आती है ग्लोबल साउथ की, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। ग्लोबल साउथ है दोस्तों जो है इंडिया और वेनेजुएला दोनों ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी कि जो है ग्लोबल साउथ का मतलब होता है मुख्यतः डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज का व्यापक समूह। इंडिया चाहता है कि डेवलपिंग कंट्री की जो आवाज़ है उसे ग्लोबल गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ट्रेड, क्लाइमेट, फाइनेंस जैसे मुद्दों पर मजबूत हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है जो वेनेजुएला का रिलेशन है इंडिया के साथ हमने समझा। बायलैटरल ट्रेड 678.94 मिलियन है।
जिसमें से जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 210 मिलियन है, यानी कि जो है 210 मिलियन जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, मिनरल्स फ्यूज़ करते हैं, ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मशीनरी। इंपोर्ट क्या करता है, क्रूड ऑयल, मिनरल वैक्सेस, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, वेजिटेबल्स, कॉपर, लेड एंड जिंक। और एनर्जी पार्टनरशिप में वेनेजुला क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है एंड हैज एमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई टू इंडिया इन मई 2026। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज में सेवरल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो हमने बताया था अभी आपको, सत्यसाई हो गया, ब्रह्म कुमारी हो गया, राधा स्वामी सत्संग हो गया, और हैव एस्टेब्लिश सेंटर इन वेनेजुला, जो कि वेनेजुला में सेंटर एस्टेब्लिश किए हुए हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं आईएमईसी के बारे में, यानी कि जो है फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक जो ये कॉरिडोर, फ्यूचर ऑफ जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दोस्तों आईएमईसी क्या है, आईएमईसी का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर। इसमें जो है दोस्तों 8 मेंबर है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया है, यूएई है, यूनाइटेड स्टेट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूरोपियन यूनियन है। और देखिए इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको G20 समिट 2023 के तहत, जब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की थी तब इसको लॉन्च किया गया था। जो है क्या है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसका जो है एम है कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट्स डेवलप करना, रेलवेज को बनाना, रोड्स को कनेक्ट करना, सी लाइन्स को कनेक्ट करना, पाइपलाइंस, और इनहेंस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अरेबियन पेनिनसुला, द मेडिटेरियन सी रीजन एंड यूरोप। यानी कि जो है इसमें अलग अलग तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गए, रोड्स हो गए, सी रूट्स हो गए, पाइपलाइन। यानी कि इसका उद्देश्य है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच ट्रेड को आसान और तेज बनाना। इसे हम जानते हैं G20 समिट के तहत 2023 में स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों इसके दो मुख्य हिस्से हैं, एक ईस्ट कॉरिडोर, एक है नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर में क्या होगा, इंडिया और अरबियन गल्फ यानी इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा, और नॉर्थ कॉरिडोर में क्या है, अरबियन गल्फ टू यूरोप, यानी कि गल्फ को यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट करेगा। यानी कि इंडिया जो है गल्फ और यूरोप का मार्केट रूट होगा इसका। जो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है 40% और लॉजिस्टिक कॉस्ट 30%, यानी कि जो है जल्दी प्लस कम खर्च में यूरोप तक पहुंच सकता है आदमी जो है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है भाई, यानी कि जो है सिग्निफिकेंस क्या है, इससे जो है 40% जो है जो टाइम है वो रिड्यूस हो रहा है, और लॉजिस्टिक जो कॉस्ट हो रही है 30% कम हो रही है, यानी कि जो खर्च आ रहा है 30% कम खर्च हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जो है अल्टरनेटिव कंजेस्टेड रूट्स जो सच है स्विच कैनाल, यानी कि स्विच कैनाल के जो है अल्टरनेटिव है भी है, यानी कि स्विच कैनाल का अल्टरनेटिव है। और आज इंडिया और यूरोप ट्रेड के लिए स्विच कैनाल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई रूट कंजेस्टेड हो जाए, कन्फ्लिक्ट से प्रभावित हो जाए, शिपिंग रिस्क बढ़ जाए, तो अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी यूजफुल होगी। इसलिए आईएमईसी जो है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी का अल्टरनेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जो अगला देखते हैं इसमें जो फिर, अच्छा ये बताइए कि मिडिल ईस्ट वार से प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान समझना है हमें। अच्छा जो है तो जैसे मान लीजिए इस समय क्या चल रहा है, ईरान और इसराइल का वार चल रहा है। जो है अगर मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो प्रपोज रूट्स की सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। मान लीजिए जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है। यहाँ से क्या होगा, टेंशन बढ़ा तो ऑयल प्राइस, शिपिंग रिस्क हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, आईएमईसी की इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रभावित हो जाएगी। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, इजराइल अरब के जो रिलेशन है, आईएमईसी ने जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज और इजराइल से जुड़े कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर रीजनल रिलेशंस खराब होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। और अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जो चौथी प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज के अपने इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसे फंडिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं मैंने भी आपको बताया, एस्केलेशंस ऑफ जो है ईरान इजराइल ट्रेड रूट डिस्ट्रप्शंस, ब्रेकडाउन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, एक्सक्यूजेस, चैलेंजेस। यानी कि जो है इसका जो वे फॉरवर्ड है दोस्तों क्या है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन वेस्टर्न एशियन डिप्लोमेसी, यानी कि जो है जो हमें जो वेस्टर्न एशियन डिप्लोमेसी है उसको जो है मजबूत करनी होगी। यानी कि जो है यहाँ पे हमें रीजनल कंट्री के बीच डायलॉग और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना होगा। फेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ करने के बजाय पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर बाकी सेक्शंस, पार्टनरशिप को मजबूत करना है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और यूरोप और मिडिल ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट पार्टनर के साथ क्या करना है, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत बनाना है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है सीपेक। तो सीपेक को देखते हैं दोस्तों। सीपेक क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीपेक। तो देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीपेक में दोस्तों क्या है, तो सीपेक क्या है, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ध्यान दीजिएगा जो है ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2015 में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये। ग्वादर पोर्ट वाज ऑफिशियली इनएग्रेटेड 2016 एज ए पार्ट ऑफ द लार्जर सीपेक, यानी कि जो ग्वादर पोर्ट बना हुआ है 2016 में जो है ये सीपेक सीपेक के माध्यम से बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, चाइना पाकिस्तान में रोड्स, रेलवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है इसके जरिए, सीपेक के जरिए जो है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभी लॉन्च किया है सीपेक 2.0। तो सीपेक 2.0 मतलब क्या है दोस्तों, सीपेक 2.0 जो है दोस्तों, उसको क्या करना है कि चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया है, सीपेक के अपग्रेडेड फेज को तेजी से डेवलप करने पर सहमति जताई है। इसी अपग्रेडेड फेज को सीपेक 2.0 कहा जाता है। इसमें देखो, पहले में जो क्या था, सीपेक 1 में जो फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस था, एनर्जी था, रोड था। लेकिन सीपेक 2.0 में फोकस क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो फोकस हुआ है जो है, यहाँ पे जो सबसे जो ज़्यादा जो फोकस हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पे, एग्रीकल्चर पे, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस और ट्रेड और कनेक्टिविटी पे। यानी कि जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पे और एग्रीकल्चर पे, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉवरेनिटी कंसर्न है भाई, हमारे यहाँ की जो सॉवरेनिटी कंसर्न है, क्योंकि सीपेक का एक हिस्सा जो पीओके से होकर के गुजरता है। तो इंडिया का स्पष्ट पोजीशन है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए सीपेक इंडिया के लिए सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी कंसर्न हो सकता है जो है। चाइना की जो अरेबियन सी में एसेस हो जाएगी, दिक्कत हो सकती है जो है, क्योंकि जो है सीपेक चाइना को ग्वादर पोर्ट के जरिए अरेबियन सी तक स्टेटिक एक्सेस देता है। इससे क्या होगा, चाइना को चाइना पाकिस्तान और अरेबियन सी का कनेक्टिविटी का रूट मिल जाता है जो है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है सीपेक कितना इंपॉर्टेंट है, यानी सीपेक थ्रू जो पीओके है, सबसे बड़ा जो इसमें चिंता की जो बात है, कंसर्न है, चैलेंज है, वो है सॉवरेनिटी कंसर्न्स, यानी कि जो भारत की संप्रभुता है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि जो है सीपेक के माध्यम से जो है वो अरब सी तक पहुंच रहा है। कौन, चाइना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स में यहाँ इसको हम देखेंगे। तो ग्लोबल अलायंस जो ह्यूमन राइट्स है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल अलायंस जो ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले है क्या है, तो यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस यानी कि OHCHR ने जो है अभी ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स शुरू किया है। तो ध्यान दीजिएगा किसने किया है, तो यूएन ह्यूमन राइट ऑफिस ने जो है, तो ध्यान दीजिएगा यूएन ह्यूमन राइट ऑफिस ने OHR से लॉन्च ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स। ध्यान दीजिए किसने किया है, तो OHCHR ने जो है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है दुनिया में ह्यूमन राइट्स को गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के सेंटर में लाना। इसे 2028 तक चलने वाली लॉन्ग टर्म ग्लोबल एफर्ट की तरह समझिए आप जो है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2028 तक की बात की गई है। और यहाँ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो है, तो यानी कि जो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें क्या, इसे जो है 1948 में यूएन ने अडॉप्ट किया था। इसमें बताया गया था कि हर इंसान को बेसिक राइट्स और फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे उसकी नेशनलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजन कुछ भी हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1948 में क्या हुआ, UDHR अडॉप्टेड किया गया। 2028 में क्या होगा, UDHR के 80 साल हो जाएंगे। इसीलिए ग्लोबल अलायंस का बड़ा मिलस्टोन 10 दिसंबर 2028 है। अलायंस का गोल क्या है दोस्तों, तो अलायंस का जो गोल है दोस्तों, वो है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, सरकार अपने एक्शन के लिए जवाबदेह हो, सोसाइटी इंक्लूसिव हो, यानी कि किसी को अनफेयरली एक्सक्लूड ना किया जाए। और तीसरा यहाँ पे जो बात की गई है, इकोनॉमी की बात की गई, इकोनॉमी फेयर हो, इकोनॉमिक सिस्टम लोगों के लिए फेयर हो। टेक्नोलॉजी की बात की गई, पीपल फर्स्ट हो, इनोवेशन का फायदा इंसान को मिले, प्लेनेट का भी रिस्पेक्ट हो, यानी पृथ्वी जो हमारी है उसका सम्मान हो, डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दिया जाए। और इसका जो मेन एम है दोस्तों, यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, इसका जो मेन एम है कि जो है ह्यूमन राइट को डिसीजन मेकिंग के सेंटर में रखना, यानी सरकार जब कोई पॉलिसी बनाए तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ना देखे, बल्कि ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो है, और इसके जो 5 कोर प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला है पर्पस ड्रिवन, यानी कि पर्पस ड्राइवन में क्या बात की गई है, पर्पस ड्रिवन में कहा गया है कि जो है एक क्लियर पर्पस के साथ लगातार ग्लोबल एफर्ट, यानी कि 10 दिसंबर 2028 तक। तो ध्यान दीजिएगा,
और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल होंगे, जैसे सिविल सोसाइटी हो गई, सिविल सोसाइटी, और इसमें जो है सिविल सोसाइटी है, और इसमें जो है स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, यानी कि जो है नॉन स्टेट एक्टर हो गए और क्या हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए। तो दो लोगों की यहाँ पे बात की जा रही है जो है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इसमें नॉन स्टेट एक्टर भी शामिल हो, जैसे सिविल सोसाइटी और अन्य स्टेक होल्डर्स। तो यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन आते हैं? इसमें आ जाते हैं जो है ये सिविल सोसाइटी और अन्य स्टेक होल्डर्स। तो साथ में जो है और जेंडर इक्वलिटी और सभी एज बैकग्राउंड के लोगों की पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन फॉर ऑल एजेस, बैकग्राउंड्स एंड आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्शन ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या होता है? एक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि सिर्फ बातें नहीं, एक्चुअल मेजरेबल चेंज लाना जो है, यानी कि डिलीवरिंग मेजरेबल चेंज थ्रू कोलैबोरेटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज। फालतू की बात नहीं, यानी कि जो है सिर्फ बातें नहीं, एक्चुअल मेजरेबल चेंज लाना। उसके बाद चौथा है जो है इकोसिस्टम बिल्डिंग। इकोसिस्टम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग ह्यूमन राइट जैसे इंस्टीट्यूशन प्लस मैकेनिज्म प्लस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट और मजबूत करना। और पांचवा है नैरेटिव शिफ्टिंग। नैरेटिव शिफ्टिंग मतलब होता है ह्यूमन राइट्स की बात को सिंपल लैंग्वेज, न्यू आइडियंस प्लस इनोवेटिव मेथड से ज़्यादा लोग तक पहुंचाना। यूजिंग एसेसिबल लैंग्वेज, रीचिंग न्यू आइडियंस एंड एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव अप्रोचेस एंड पार्टनरशिप्स। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन राइट्स की बात को जो है साधारण भाषा में जो है नए श्रोता के साथ और नए नवाचार के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और जो इसके तीन जो है गाइडिंग जो प्रिंसिपल हैं दोस्तों, उसको भी हम देखते हैं जो है। और जो तीन जो गाइडिंग जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है इमेजिन डायलॉग एक्ट। तो इमेजिन एंड डायलॉग एंड एक्ट, इसमें बात की गई है। इमेजिन का मतलब क्या है? इमेजिन का मतलब होता है कि बेहतर फ्यूचर की कल्पना करो। डायलॉग का मतलब क्या है? सभी को साथ लेकर डिस्कस करो। एक्ट का मतलब होता है डिस्कशन को एक्चुअल एक्शन में बदलो। सोचो, बात करो, काम करो। ये है थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो ध्यान दीजिएगा। थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल: इमेजिन, डायलॉग, एक्ट। इनविजन अ बेटर फ्यूचर, डायलॉग फोस्टर इंक्लूसिव डिस्कशन, ट्रांसलेट कमिटमेंट्स इनटू एक्शन। यानी कि जो है इमेजिन के माध्यम से बेहतर फ्यूचर की कल्पना करो, डायलॉग के माध्यम से सभी को साथ लेकर डिस्कशन करो, एक्ट के माध्यम से डिस्कशन को एक्चुअल एक्शन में बदलो। यानी कि जो है सीधी बातें, सोचो, बात करो, काम करो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो है यहाँ पे जो बात की गई है GAHR, ह्यूमन राइट्स को डिसीजन मेकिंग के सेंटर में लाना। लॉन्च जिसने किया था OHCHR ने किया था। मिलस्टोन क्या था? 10 दिसंबर 2028। ओकेजन क्या था? UDHR 18th एनिवर्सरी। और UDHR का वेड आउट किया गया था 1948। इसके 5 कोर जो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पर्पस, इंक्लूसिव, एक्शन, इकोसिस्टम, नैरेटिव। और 3 गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से हैं? इमेजिन, डायलॉग और एक्ट। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो अभी हाल ही में जो है ग्लोबल जो है पीस इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है कितनी है? 127 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय जो है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 127 है, 163 कंट्रीज में जो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने पब्लिश किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस ने जो है, जो कि जो एक एन इंडिपेंडेंट एंड नॉन पार्टीसियन थिंक टैंक है जो है, ये नॉन पार्टीसियन है। और पर्पस क्या है? मेजर ग्लोबली पीसफुलनेस एंड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब होता है कि दुनिया के देशों में शांति कितनी है। इसकी रैंकिंग इंडेक्स यानी कि यह देखता है कि किस देश में सिक्योरिटी कैसी है, कॉन्फ्लिक्ट कितना है, मिलिटराइजेशन कितना है जो है। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी मिली हुई है इसमें? 127, यानी कि 163 देशों में जो भारत का जो स्थान है 127वां है। इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। क्या एक इंडिपेंडेंट और नॉट पार्टीसियन थिंक टैंक है। ध्यान दीजिएगा। और पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे इसमें है जो है, इसमें है आइसलैंड, जिसकी रैंक क्या है? फर्स्ट है। तो फर्स्ट रैंक इसकी है, आइसलैंड की है, ध्यान दीजिएगा। और जो है दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, यानी कि आइसलैंड फर्स्ट रैंक पे है और दूसरे नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड है। तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, चौथे नंबर पे स्लोवेनिया और पांचवें नंबर पे आयरलैंड है। टॉप परफॉर्मर्स हैं इस समय जो शांति के मामले में पूरी दुनिया में। पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे स्लोवेनिया, पांचवें पे आयरलैंड। बॉटम परफॉर्मर्स रसिया है जो है, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो है 19 सालों से जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, 19 सालों से आइसलैंड लगातार पहली बार रहा है। तो सबसे जो कम पीसफुल कंट्रीज कौन कौन सी है? रसिया हो गई, सूडान हो गई, जो अभी इस समय बहुत ही दुखी चल रहे हैं, बिल्कुल शांति नहीं है। तो रसिया हो गया, सूडान हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया।
और यहाँ पे जो, अच्छा ये बताइए रैंकिंग कैसे तय होती है इसकी जो है, तो रैंकिंग तय करने के लिए जो है बेस्ड ऑन 23 इंडिकेटर्स अक्रॉस द 3 डोमिनेंस, सोसाइटल सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑनगोइंग डोमेस्टिक्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। यानी कि दोस्तों जीपीआई में 23 इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ 3 बड़े एरियाज में आप याद कर सकते हैं। सोशल, सोसाइटियल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, यानी कि देश के अंदर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है, और जो इस समय जो ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें क्या होता है, उसमें जो है देश में या देश के बाहर लोग कितने कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। मिलिटराइजेशन मतलब कि देश कितना मिलिटराइज्ड है, यानी कि यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 डोमेन्स है। 3 डोमेन्स के आधार पर सोसाइटल सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन सा देश कितना जो है शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। तो अगला दो देश तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ है जो है एरिया इन न्यूज़ में कुछ है जो है चीज़ें हैं जो चर्चे में है। तो देखते हैं यहाँ पे पद्मा बैरेज है। पद्मा बैरेज में जो है बांग्लादेश अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ पद्मा बैरेज बिफोर 1996 गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी विद इन इंडिया अप्रोच एक्सपायरिंग दिसंबर 26। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे पद्मा बैरेज की जो बात की जा रही है, पद्मा जो बैरेज है वो कहाँ पे है, तो पहली बात तो हम जानते हैं पद्मा रिवर कहाँ बहती है। पद्मा रिवर जो है ये बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा कहा जाता है, इसलिए गंगा जो है इंडिया में गंगा के नाम से जानती है और बांग्लादेश में क्या है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज़ जानते रहिए आप। और पद्मा बैरेज क्या है, जो बांग्लादेश ने पद्मा रिवर पर बैरेज बनाने को मंजूरी दी है। तो ध्यान दीजिएगा अभी क्या किया है कि बांग्लादेश ने जो है पद्मा नदी पे क्या किया है, एक बैरेज बनाने की मंजूरी दी है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पद्मा बैरेज। और लोकेशन क्या है इसका, जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर जो शेयरिंग ट्रीटी हुई थी जो है 1996 में हुई थी, जो कि अब समाप्त होने वाली है दिसंबर 2026 में, यानी कि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने के करीब है। तो इसीलिए जो है जो पद्मा बैरेज का जो मुद्दा है, पद्मा बैरेज का जो मुद्दा है इंडिया बांग्लादेश वाटर रिलेशन से जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो है पद्मा जो है बांग्लादेश में गंगा का नाम है। पद्मा बैरेज का मतलब होता है कि बांग्लादेश प्लस वाटर शेयरिंग प्लस गंगा। अगला देखते हैं लिपुलेख पास है। लिपुलेख पास कहाँ पे है, लिपुलेख जो पास है ये उत्तराखंड में है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो है, और यह उत्तराखंड में जो है एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, या इंडिया ने चाइना नेपाल के ट्राई जंक्शन के पास। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 3 देश हैं जो है कौन कौन से हैं जो है ट्राई जंक्शन, इंडिया, नेपाल और चाइना। और यहाँ पे जो सबसे जो इसका इम्पोर्टेंस है कि लिपुलेख पास जो इंडिया है ये तिब्बत और चाइना के बीच है। यहाँ पे क्या है जो ट्रेड और पिलग्रिम होता है, पिलग्रिमेज यानी कि जो यात्रा और जो व्यापार के लिए क्या किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो फेमस है यहाँ पे जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो ध्यान दीजिएगा ट्रेड एंड पिलग्रिम के रूट के लिए फेमस है, और सबसे जो फेमस यहाँ तीर्थ स्थान है जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा है। और अदर ट्रेड पासेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना जैसे सिपकीला पास है। सिपकीला पास कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और नाथला जो पास है वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अभी खबरों में क्यों था ये, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो है लिपुलेख पास से जो है बॉर्डर ट्रेड 6 साल बाद रिज्यूम होने वाला है। तो इसीलिए यह इंडिया चाइना रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा। सिपकीला पेपर में पूछा जाते हैं दर्रे कौन कौन से राज्य में है, तो लिपुलेख उत्तराखंड में है, सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है, नाथला कहाँ पे है, सिक्किम में है। और हम जो है लिपुलेख के माध्यम से ही दोस्तों जानते रहिएगा हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो है अभी हमने जो पढ़ा है पद्मा बैरेज जो कि बांग्लादेश में है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। क्यों इंपॉर्टेंट था, गंगा वाटर और इंडिया और बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट था। लिपुलेख पास का है उत्तराखंड में, इंडिया चाइना ट्रेड और कैलाश मानसरोवर यात्रा। और सिपकीला क्या है, हिमाचल प्रदेश में, इंडिया चाइना ट्रेड यहीं से होता है। नाथला सिक्किम में, इंडिया चाइना ट्रेड भी यहीं से होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आज विजन आईएएस की जो मंथली जून की मैगजीन है उसका मैंने जो है जून का जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक था मैंने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इकोनॉमिक्स।